Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology. Today we'll start with a new chapter, that is biotechnology and its application. Biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological products using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक प्रोसेसेस थे उसके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली ये बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स का उपयोग किया जाता है। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। तो ये सारी फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई होती हैं। 3 critical research areas of biotechnology are: first one is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। तो पहला इसमें ये पॉइंट है कि बेस्ट कैटलिस्ट जो है उसको प्रोवाइड करवाना इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोई भी कैटलिस्ट जो है वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट देता है, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट करना। Third one is downstream processing technologies to purify the protein or organic compounds। और तीसरा है downstream processing technologies, जिसके द्वारा हम किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसकी हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। Now coming to biotechnological applications in the field of agriculture। Now there are 3 options for food production। First one is agrochemical based agriculture, second one is organic agriculture and third one is genetically engineered crop based agriculture। तो बायोटेक्नोलॉजी तक आने से पहले हम ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, एग्रोकेमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से ये भी पूरी नहीं थी। So increased yields have partially been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals। तो जो increased yield थी वो उसके 2 कारण थे। एक तो था यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज और दूसरा था यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं इनका ज्यादा उपयोग भी घातक होता है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, इट लीड्स टू पोल्यूशन एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। लेकिन किसानों के लिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड था उसमें किसानों के लिए जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनका यूज कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि जो एग्रोकेमिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं इसलिए। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा नाम वैसा काम है इसमें। It is farming practice which uses manure, biofertilizers, biopesticides and biocontrols for enhancing crop production instead of using artificial pesticides and fertilizers। तो बायोलॉजिकल वर्ड से रिलेटेड चीज जैसे मैन्योर हैं, बायोफर्टिलाइजर हैं, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोकंट्रोल, इनकी सहायता से जो हम फार्मिंग करते हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। However, organic farming cannot increase crop yield to any appreciable degree। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये भी क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में संभव नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्रॉप प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। तो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना तभी संभव है अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनका उपयोग करें।
So next is genetically engineered crop-based agriculture. Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. तो ऐसे प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल जिनके जीन्स की हम मैनिपुलेशन कर देते हैं और उनको हम अल्टर कर देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या सिंपल शब्दों में बोलिए हम तो ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉरेन जीन्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। कोई भी जीएम प्लांट है या जीएम एनिमल है, अगर जीएम एनिमल है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसी जीएम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी यहाँ पर जीएम प्लांट है तो इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोल सकते हैं, इसका एक ही मतलब है। सो जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। अब हम देखेंगे जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं, किस किस फील्ड में उन्होंने हमें लाभ पहुंचाया है। तो सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेसेस। By introducing the genes belonging to wild relatives growing in different adverse conditions, the domesticated plants have been modified to tolerate the adverse environmental conditions like cold, drought, salt, heat. जो domesticated plant हैं, उनमें जो उनके wild relative हैं, वहाँ से हमने ऐसे genes extract किए हैं जो कि adverse environmental condition के लिए plants को वो सक्षम बनाते हैं उनमें रहने के लिए। Second one is reduced reliance on chemical pesticides. तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जो हैं उसके ऊपर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनकी कमी आई है जीएम प्लांट्स के उपयोग से। नेक्स्ट वन इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट एंड ओवर राइपनिंग लॉसेस हैव बीन रिड्यूस्ड by introducing genes which prevent deterioration of harvested product. तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते थे उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स द्वारा कम किया गया है। फॉर एग्जांपल टोमेटो की एक वैरायटी है फ्लावर सार टोमेटो इज वन सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। Here by inactivation of gene producing polyglycosuronase enzyme, the shelf life of tomato has been increased several times. यहाँ क्या होता है, एक एंजाइम जो जीन है एक जो कि पॉलीग्लाइकोजुरोनेज एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे जो टोमेटो है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मींस इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एंजाइम प्रिवेंट्स ओवर राइपनिंग। अब जब एंजाइम नहीं होगा तो ये टोमेटो की ओवर राइपनिंग को बचाएगा, बिकॉज द एंजाइम इज एसेंशियल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल दैट अकर्स ड्यूरिंग ओवर राइपनिंग। नेक्स्ट वन इज मिनरल यूटिलाइजेशन। Crop plants have been modified for increased efficiency of mineral uses so that requirement of excessive addition of fertilizer is reduced. तो क्रॉप प्लांट्स को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि जो फर्टिलाइजर है उनकी आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट वन इज इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस हैज हाई विटामिन ए कंटेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है एक, उसमें विटामिन ए के बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। सिमिलरली प्रोटीन रिच पोटैटो हैज बीन डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज हिरुडिन। हिरुडिन इज अ प्रोटीन व्हिच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। हिरुडिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बचाती है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। इट्स जीन्स वाज केमिकली सिंथेसाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रेसिका निपस। इसके जीन्स को बायोटेक्नोलॉजी द्वारा केमिकली सिंथेसाइज करके ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जब उसके जीन्स को ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस करवाया तो वो प्रोटीन जो थी वो सीड में एक्यूमुलेट होगी, फिर वहां से उस प्रोटीन को सीड में से एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्यूरिफाई करके उसको हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। इन एडिशन टू दीज यूजेस, genetic engineering has been used to create tailor-made plants to supply alternative sources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।